मैं किरण वर्मा आपके अपने YouTube चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करवाने वाली हूँ फ्रेंड्स, जो कि CGACF एग्ज़ाम के टेक्नोलॉजी सिलेबस के अंतर्गत आएगा। और आज का टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? आज का टॉपिक है आप सभी के लिए बायोफ्यूल्स। क्या है बायोफ्यूल्स, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? जैव ईंधन। क्या कहते हैं? जैव ईंधन। ये जो टॉपिक मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ फ्रेंड्स, बायोफ्यूल्स, वो आप सभी के CGACF एग्जाम के अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी या फिर प्रौद्योगिकी है, उसी में ही जो एनर्जी रिसोर्सेज दिया हुआ है, उसी का टॉपिक है फ्रेंड्स। मैं इससे पहले आप सभी के लिए टेक्नोलॉजी सिलेबस के अंतर्गत जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं, इसका पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, जिसमें मैं आप सभी को एनर्जी रिसोर्सेस या फिर ऊर्जा संसाधन क्या है ये बताई हूँ। साथ ही ऊर्जा क्या है ये भी मैंने बहुत ही अच्छे से बताई हूँ उस वीडियो में। और साथ ही फ्रेंड्स जो एनर्जी रिसोर्सेस है उसका टाइप्स भी बताई हूँ। टाइप्स मीन्स उसके प्रकार बताई हूँ मैं आप सभी को। उसके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक कवर की हूँ फ्रेंड्स, और वो टॉपिक कौन सा है? कोयला या फिर कोल। ठीक है, कोयला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोल कहते हैं। तो मैं आप सभी के लिए जो कोल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो आप सभी के एग्जाम में आ सकते हैं, उसे मैं अपने पिछले वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि एनर्जी रिसोर्सेज से संबंधित है, तो आप सभी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, साइंस का जो प्लेलिस्ट है फ्रेंड्स, उसमें जाकर देख सकते हैं। क्योंकि मैं आप सभी के लिए जो भी टेक्नोलॉजी में पढ़ा रही हूँ, पहले मैं आप सभी को फर्टिलाइजर्स भी पढ़ा चुकी हूँ, और इससे पहले जो भी प्लांट्स क्रॉप्स हैं, दिस इज सिनेरियो इन इंडिया, वो भी पढ़ा चुकी हूँ। तो ये जितने भी वीडियोस है फ्रेंड्स, वो आप सभी को हमारे साइंस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और आप सभी जिन्होंने भी ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, वो सभी हमारे साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और आज का वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि मेरा कम से कम पिछला लेक्चर जो कि एनर्जी रिसोर्सेज से संबंधित है, उसे ज़रूर देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और आज मैं आप सभी के लिए क्या कवर करने वाली हूँ? बायोफ्यूल्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। मीन्स अगर आप सभी 2017 हो या फिर 2016 हो, उसका क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो टॉपिक है बायोफ्यूल्स, इससे दोनों ही साल क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और आप सभी अपनी स्क्रीन पर देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है, वो शो हो रहा है फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है कि द्वितीय पीढ़ी या फिर दूसरे पीढ़ी के जैव ईंधन बनाए जाते हैं। मीन्स आपको पूछ रहा है कि जो दूसरे पीढ़ी के जैव ईंधन है वो किससे बनाया जाता है। और नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, जिसे मैं नहीं पढ़ रही हूँ अभी, आप सभी के लिए सिर्फ क्वेश्चन कैसा आया हुआ है ये बता रही हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो बायोफ्यूल्स के जनरेशन से पूछा गया है, जिसे मैं आप सभी को आगे बताऊंगी। अब दूसरा देखिए फ्रेंड्स, दूसरा पूछा गया है इनमें से कौन सा पेट्रो फसल है? पेट्रो फसल मीन्स जो जिस फसल से हम डीजल बनाते हैं या पेट्रोल्स वगैरह बनाया जाता है, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, और आप सभी जो भी देख रहे हैं क्वेश्चन जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें मैं आंसर भी टिक कर दी हूँ फ्रेंड्स पहले से। तो इसका आंसर जट्रोफा है, और उसमें भी ऑप्शन जो डी था वो आंसर था अखाद्य वाला। तो ये कैसे है आंसर? मीन्स आंसर इसे क्यों लिया गया है वो मैं आप सभी को आगे बायोफ्यूल्स जब पढ़ाऊंगी तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आप सभी को क्वेश्चन इसलिए दिखाई हूँ जिससे आप सभी को पता चल जाए कि आप सभी के एग्जाम्स में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्रेंड्स कि आखिर बायोफ्यूल्स है क्या। तो जैसा कि नाम क्या है, बायोफ्यूल मीन्स हिंदी में क्या कहते हैं? जैव ईंधन। तो ऐसे ईंधन जिन्हें हम जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। क्या? ऐसे ईंधन जिन्हें हम जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं जैव ईंधन कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अगर हम अलग से एक और डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं बायोफ्यूल्स आर फ्यूल्स दैट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल्स। क्या फ्रेंड्स, इसका हिंदी मीनिंग ये होगा कि ऐसे ईंधन जिन्हें हम जैविक पदार्थों से या फिर कार्बनिक पदार्थों से क्या कर सकते हैं? इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैव ईंधन कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
और ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है फ्रेंड्स या फिर जैविक पदार्थ हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। मीन्स जो भी बायोफ्यूल्स हमें प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, बायोमास से प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम बायोमास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जो भी पृथ्वी में उपस्थित जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स वो जो जीवित रहते हैं, ठीक है, मीन्स जिनमें जीवन होता है, जो वृद्धि करते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जो जीवित जीव है उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी मिलाकर क्या कहलाते हैं, बायोमास कहलाते हैं। ठीक है, इसे हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। आप सभी की स्क्रीन पर जो शो हो रहा है पेज, उसमें दिखाई दे रहा है, धरातल पर विद्यमान जितने भी वनस्पति और जंतु पदार्थ है उसे ही क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये जो बायोमास होता है वो डेड होता है। ठीक है, डेड होता है मतलब ये कि जब ये डेड हो जाता है उसके बाद ही हम इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, बायोफ्यूल्स के लिए करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे शायद कि जो गन्ना है ना, तो गन्ना का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, गन्ने का जो भी वेस्ट बचता है उसका रस निकाल लेने के बाद उसका यूज़ जो है इथेनॉल बनाने के लिए किया जाता है। और ये जो इथेनॉल है इसका यूज़ बायोफ्यूल्स के रूप में किया जाता है। तो जब तक गन्ना जो है प्लांट्स के रूप में रहता है, मीन्स जब तक उसकी कटाई नहीं की जा रहती है तब तक वो कैसा रहता है फ्रेंड्स, वो जीवित रहता है, क्योंकि उसमें निरंतर जो वृद्धि है वो होती रहती है। लेकिन जब उसको काट दिया जाता है तब वो निर्जीव हो जाता है या फिर डेड हो जाता है। उसके बाद हम उसका यूज़ किसके लिए कर सकते हैं, बायोमास के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बायोमास है फ्रेंड्स वो किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स का वेस्ट भी हो सकता है और हम डायरेक्टली प्लांट्स को बायोफ्यूल के लिए बायोमास के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आगे आप सभी को जब जनरेशन पढ़ाऊंगी बायोफ्यूल्स का, तब आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम कैसे जो भी प्लांट्स है या एनिमल्स है उनके वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्लांट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो बायोफ्यूल्स है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। क्यों उपयोगी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, और साथ ही जो ओजोन परत है उसमें भी छेद हो गया है। और ये क्यों हुआ है, पॉल्यूशन के कारण ही हुआ है। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है, कार्बन की वजह से बढ़ रहा है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ रहा है। वैसे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही अच्छा गुण है। कौन सा गुण, कि वो क्या करता है, सूर्य से आने वाली जो थर्मल रेडिएशंस होती है या फिर उसमें विकिरण होता है उसको क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, मीन्स अवशोषित करके रखता है। इससे क्या होता है, वातावरण का जो तापमान है ना, वो स्थिर रहता है। मीन्स ना तो ज़्यादा ठंडा होता है ना तो ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन जब यही कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यकता से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, क्या, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यकता से ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा मात्रा में क्या करने लगते हैं, जो थर्मल रेडिएशन है उसको अवशोषित करने लगते हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो पृथ्वी का तापमान है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है ना। तो जितने भी अगर हम फॉसिल फ्यूल्स देखें तो उनमें कार्बन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। फॉसिल फ्यूल्स मीन्स पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, है ना। कोयला को किस में यूज़ करते हैं हम लोग, बिजली उत्पादन में यूज़ करते हैं। ठीक है, मीन्स जहाँ भी इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं वहाँ पर हम बिजली का यूज़ कर, मतलब बिजली बनाने के लिए ये कोयले का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा धुआं भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है। तो इसके वजह से पॉल्यूशन लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन बायोफ्यूल्स की बहुत बड़ी विशेषता मिली है, ये जो बायोफ्यूल्स है वो बहुत ही कम मात्रा में कार्बन उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, ये जो बायोफ्यूल्स है वो बहुत ही कम मात्रा में कार्बन उत्सर्जित करते हैं, इसलिए ये डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग या फिर इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मीन्स ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये उत्तरदायित्व तो ज़्यादा नहीं होते हैं। क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि कुछ बायोफ्यूल्स जो है वो एकदम श्योर नहीं है, मीन्स उसमें अभी भी रिसर्च हो रहा है कि एक्चुअली में ये ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करते हैं या कि नहीं करते हैं, कुछ में। लेकिन जो आगे हम और एक दो देखेंगे जो कि बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है और साथ ही इन्वायरमेंट को भी शुद्ध रखते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो बायोफ्यूल्स है इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, क्लीन फ्यूल्स। किस नाम से जाना जाता है, क्लीन फ्यूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये कितना ज़्यादा उपयोगी है, इसलिए आप सभी के सिलेबस में ये डाला गया है जिससे आप सभी को पता चले कि एक्चुअली में बायोफ्यूल्स होते क्या है। क्योंकि जनरली हमें कोई बताता नहीं है कि बायोफ्यूल्स क्या है और हम इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं, हमें कोई पढ़ाता नहीं है, ना ही हम सिलेबस में ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं देते हैं।
लेकिन अब चूंकि ये हमारे सिलेबस में है तो अब हमें पता होना चाहिए कि बायोफ्यूल्स क्या है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आप सभी के जनरल नॉलेज के लिए भी। इसलिए मैं आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बना रही हूँ, क्योंकि जो भी मेरे को मटेरियल मिला है वो सभी इंग्लिश में मिला है, जिसे मैं आप सभी को हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिएगा और साथ ही कमेंट भी करिएगा। आप सभी कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, ये जो बायोमास है ना, इसके अंतर्गत जो भी मटेरियल्स हैं उसको हम जो फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, मीन्स जैसा कुछ भी हमें जो मिलता है बायोमास से उसको हम फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं, जैसे लकड़ी से तो आप सभी भली भांति परिचित है, जैसे कि लकड़ी का गांव में किस लिए यूज़ किया जाता है, खाना बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, मीन्स कहीं भी आग जलाना है तो गांव में अधिकतर लकड़ी का ही यूज़ किया जाता है। लेकिन लकड़ी क्या होता है, लकड़ी से प्रदूषण होता है। क्या होता है, लकड़ी से प्रदूषण होता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर वगैरह रहते हैं, तो इससे पॉल्यूशन होता है। इसलिए ये जो बायोफ्यूल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स जब लकड़ी को फड़ाकर या फिर जिसे फर्मेंटेशन भी कहा जाता है और हिंदी में इसे किण्वन कहते हैं, मीन्स अगर लकड़ी का किण्वन किया जाए तो यही जो लकड़ी है मीन्स जो वुड है वो बायोफ्यूल के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि सड़ाने के बाद जो भी फ्यूल इससे प्राप्त किया जाता है वो पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं करता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम डायरेक्टली लकड़ी को ऐसे ही जलाते हैं, मीन्स उसका फर्मेंटेशन नहीं किया जाता है और डायरेक्टली जला करके ईंधन प्राप्त करते हैं तो उससे पॉल्यूशन होता है। लेकिन जब इसका फर्मेंटेशन किया जाता है या फिर किण्वन किया जाता है, मीन्स जिसे हम देसी लैंग्वेज में कह सकते हैं सड़ाकर, मीन्स जब लकड़ी को सड़ाकर कोई भी ईंधन प्राप्त किया जाता है, बायोफ्यूल्स प्राप्त किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है, मीन्स हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन नहीं करता है ज़्यादा, तब ये बायोफ्यूल्स के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों बातें आप सभी ज़रूर याद रखिए। तो वुड हो गया और उसके बाद बायोगैस हो गया, फिर एल्कोहल। ठीक है, तो बायोगैस किसे कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। किसे कहते हैं बायोगैस, मीथेन को कहते हैं। आप सभी शायद जानते होंगे कि जहाँ पे भी प्लांट्स वगैरह और जो भी मटेरियल्स हैं एनिमल्स के, जो भी वेस्ट मटेरियल्स है, वो जब सड़ जाते हैं तो वहाँ पे गैस जो होता है जनरेट होता है, और उसी गैस को क्या गैस कहते हैं, मीथेन गैस कहते हैं। और ये जो मीथेन गैस है वो अधिकतर दलदली इलाके में रहता है, मीन्स जहाँ पे दलदल ज़्यादा रहता है वहाँ पर ये जो मीथेन गैस है वो प्रोड्यूस होता है, इसलिए इस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप सभी को पूछे कि इनमें से बायोगैस क्या है तो आप सभी क्या बोलेंगे, मीथेन है। ठीक है, क्या बोलेंगे, मीथेन है। और तीसरा जैसे मैं बोली कि एल्कोहल, तो एल्कोहल मीन्स भाई इथेनॉल वगैरह है ना। आप सभी जानते होंगे कि जो एथेनॉल है उसको किसके साथ मिक्स करते हैं, पेट्रोल के साथ, है ना। और उसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, जो भी कार्स वगैरह चलाते हैं, मीन्स जिसमें भी पेट्रोल लगता है, जैसे जो भी हम गाड़ी यूज़ करते हैं, 2 व्हीलर्स है ना, उसमें पेट्रोल जो यूज़ होता है उसकी जगह में हम पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिक्स करके यूज़ करते हैं, तो जो भी उत्सर्जन होता है, जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं, मीन्स जो भी प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आगे आप सभी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ बायोफ्यूल्स के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दे रही हूँ, फीड स्टॉक। क्या, फीड स्टॉक, ये जो शब्द है फीड स्टॉक, आखिर ये होता क्या है और आप सभी को इसे जानना क्यों आवश्यक है। एक्चुअली फ्रेंड्स, जो भी सोर्स होते हैं जिसका यूज हम बायोफ्यूल बनाने में यूज करते हैं उसे हम फीड स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, फीड स्टॉक। इंग्लिश में आप सभी के लिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, द सोर्स यूज्ड टू मेक अ बायोफ्यूल इज कॉल्ड अ फीड स्टॉक। क्या, द सोर्स यूज्ड टू मेक अ बायोफ्यूल इज कॉल्ड अ फीड स्टॉक, मीन्स जो स्रोत जिसका यूज हम बायोफ्यूल बनाने में करते हैं उसे क्या कहते हैं, फीड स्टॉक कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, मैं आप सभी को हिंदी में बहुत ही अच्छे से ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, इसलिए जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और मैं खुद भी हिंदी मीडियम से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई लेवल का इंग्लिश नहीं है ये, और मैं आप सभी को हिंदी में बहुत ही अच्छे से ट्रांसलेट करके बताऊंगी। इसलिए एक बार फिर से कहना चाहूँगी, जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो ध्यान से मेरी बातों को सुने, उन्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे स्रोत, ठीक है, सोर्स को क्या बोलते हैं, स्रोत कहते हैं। तो ऐसे स्रोत
जिनका यूज हम बायोफ्यूल बनाने में करते हैं, क्या कहलाता है वो? फीड स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? फीड स्टॉक कहलाता है। ठीक है, तो देखिए 2 प्रकार की चीजें हम यूज करते हैं जनरली, आप सभी को पता होगा। एक तो पेट्रोल होता है ना, क्या होता है? पेट्रोल होता है, और एक डीजल होता है, और इन्हीं दोनों से ही बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, और इन्हीं दोनों का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। आप सभी को पता होगा जो ट्रैक्टर्स होते हैं ना, ट्रक्स होते हैं, उनमें क्या यूज़ होता है? डीजल यूज़ होता है ना। लेकिन अगर हम देखें 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, तो उसमें क्या यूज़ होता है? जो पेट्रोल है वो यूज़ होता है। तो इसीलिए जो इथेनॉल है ना, जो इथेनॉल है उसको हम पेट्रोल में मिक्स करके यूज़ करते हैं। तो ये जो इथेनॉल है वो बायोफ्यूल के अंतर्गत आता है। तो इस इथेनॉल को हम किस किस स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उसका नाम मैं नीचे आप सभी को बता रही हूँ। आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इथेनॉल को इनमें से किससे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं हिंदी में भी लिख के लाई हूँ और इंग्लिश में भी लिख के लाई हूँ, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में फ्रेंड्स इंग्लिश में दे दिया रहता है कभी कभी। मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहूँगी कि आप कभी भी अगर कोई भी एग्ज़ाम देना जाते हैं तो आप इंग्लिश में जो भी लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर में उसे ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, आप सभी सिर्फ हिंदी को पढ़कर आंसर बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इससे क्या होता है, कई बार हिंदी में प्रिंटिंग मिस्टेक रहता है और उससे हमारे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में पहले ही बता दिया जाता है कि जो भी क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में सेट हुआ है, और अगर हिंदी में कोई भी त्रुटि होगी तो मान्य नहीं होगा। मीन्स आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप ब्लेम नहीं कर सकते जो भी एग्जामिनर है उसको कि हिंदी में प्रिंटिंग मिस्टेक था। ठीक है, वैसे तो ये बहुत बड़ा अन्याय है हिंदी मीडियम वालों के साथ, लेकिन अब जो नियम बना हुआ है उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए आप सभी से मैं कहना चाहूँगी कि इंग्लिश का क्वेश्चन भी आप सभी ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, मीन्स जो मेन पॉइंट्स है ना उसे इंग्लिश में ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी कभी इंग्लिश में पढ़ के जा रहेंगे, कभी हिंदी में, तो इससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए आप इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसे ज़रूर पढ़िए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं बताती हूँ आप सभी को जो इथेनॉल है वो किससे किससे प्राप्त किया जा सकता है। और यही लिखा हुआ है, इथेनॉल कैन बी मेड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग फीड स्टॉक्स। तो देखिए किससे किससे प्राप्त कर सकते हैं? कॉर्न, शुगर केन, कॉर्न को बोलते हैं मक्का, आप सभी जानते होंगे मक्का। ठीक है, और इसे मकई भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कॉर्न मक्का बोलते हैं हिंदी में, शुगर केन जिसे हिंदी में गन्ना कहते हैं, शुगर बीट जिसे हिंदी में चुकंदर कहते हैं। क्या? चुकंदर। ठीक है, आगे देखिए व्हीट, व्हीट को हिंदी में क्या कहते हैं? गेहूं कहते हैं। और कसावा को हिंदी में कसावा ही कहते हैं फ्रेंड्स। मैंने इसका सर्च करी थी नेट में पर मुझे कसावा ही मिला है, तो आप सभी याद रखिए कसावा करके ही। ठीक है, कसावा हो गया। फिर ग्रास, ग्रास को क्या कहते हैं? घास कहते हैं। ठीक है, और जो भी इनएडिबल पार्ट्स हैं, है ना, इनएडिबल पार्ट्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स, मीन्स प्लांट्स के जो भी भाग जिन्हें हम खाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, प्लांट्स के ऐसे भाग जिन्हें हम खाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। फिर से मैं आप सभी को गन्ने का एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि गन्ने का जो ऊपर का छिलका रहता है उसे तो हम खाने में यूज़ नहीं करते हैं। मीन्स गन्ने का सिर्फ जो अंदर का रहता है उसे भी नहीं करते, हम सिर्फ उसका जो रस होता है ना उसे ही यूज़ करते हैं। तो वो जो भाग है जिन्हें हम खाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं उसका यूज़ हम इथेनॉल बनाने में कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे दिया हुआ है डैमेज्ड फूड ग्रेन्स। ठीक है, डैमेज्ड फूड ग्रेन्स मीन्स क्या? जैसे गेहूं को ले लेते हैं, गेहूं जैसे खराब हो गया, अब हम उसे आटे के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे जो भी डैमेज फूड हो जाए, जो भी फूड है, फूड मीन्स खाना। ठीक है, मीन्स खाना मीन्स खाद्य पदार्थ, जैसे सिर्फ गेहूं को ही क्यों, आप चावल को भी ले सकते हैं। तो अगर वो हमारे यूज़ के लायक नहीं है तो हम उसे किसके रूप में यूज़ कर सकते हैं? बायोफ्यूल्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो जितना भी बताई मैं वो इथेनॉल के लिए था। अब आगे देखिए इथेनॉल मीन्स क्या? इथेनॉल मीन्स जिसका यूज़ हम पेट्रोल के साथ मिक्स करके जो भी कार्स वगैरह है उसमें करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए बायोडीजल। ये जो बायोडीजल है फ्रेंड्स, इसके लिए आप सभी को कुछ फीड स्टॉक्स हैं उसका नाम भी याद रखना है। और फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिसे मैं आप सभी को सबसे पहले ही बता दी थी। तो अभी आप सभी अपने स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन शो हो रहा है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी एक पेट्रो फसल है? क्या पेट्रो फसल है? और ये पेट्रो फसलें क्या होती है फ्रेंड्स? पेट्रो फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनका उत्पादन केवल बायोडीजल्स वगैरह जनरेट करने के लिए किया जाता है।
तो फ्रेंड्स आप सभी देखिए बायोडीजल्स के लिए कौन कौन से फीड स्टॉक्स है। जट्रोफा, ठीक है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, और यही जो ऑप्शन है जट्रोफा वो आप सभी का आंसर है। क्योंकि जो जट्रोफा है उसकी फसलें क्यों उगाई जाती है, स्पेशली जो बायोडीजल है उसके उत्पादन के लिए ही उगाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो क्वेश्चन आप सभी को मैं स्क्रीन में शो करी थी उसका आंसर क्या होगा, जट्रोफा होगा। तो आप सभी ज़रूर याद रखिए, क्योंकि जट्रोफा से बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक और क्वेश्चन आप सभी को पूछा जा चुका है कि जो बायोडीजल है वो किससे बनाया जाता है, तो अधिकतर ऑप्शन में जट्रोफा ही दिया रहता है, इसलिए जट्रोफा तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे का फीड स्टॉक्स मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो पहला तो जट्रोफा है जिससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये कैसा होता है, कैक्टस लाइक प्लांट होता है। कैक्टस मीन्स नागफनी, आप सभी ने नागफनी देखा होगा जिसमें कांटे लगे होते हैं, तो ये जो जट्रोफा है ये भी वैसा ही रहता है। दूसरा देखिए कैमेलिना, क्या कैमेलिना, और ये जो कैमेलिना है फ्रेंड्स इसको इसी नाम से ही जाना जाता है, तो आप सभी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही याद रखिए कैमेलिना। ये एक फ्लावरिंग प्लांट होता है। कैसा प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसके बाद सोयाबीन, रेपसीड ऑयल, ताड़ का तेल या फिर जिसे पाम ऑयल भी कहते हैं, पीनट ऑयल या फिर इसे मूंगफली कहते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके बाद वेजिटेबल्स ऑयल, एनिमल फैट और एल्गा ऑयल, क्या एल्गा ऑयल, ठीक है। तो एल्गा ऑयल से भी क्या किया जाता है, बायोडीजल उत्पादित किया जाता है। एक बार फिर से सुनिए फ्रेंड्स, जट्रोफा, कैमेलिना, सोयाबीन्स, रेपसीड ऑयल, और ये जो रेपसीड लिखा है फ्रेंड्स वो इंग्लिश में भी रेपसीड लिखा हुआ मिलेगा आप सभी को, और हिंदी में भी रेपसीड लिखा हुआ ही मिलेगा। फिर है पाम ऑयल, पाम ऑयल को ताड़ का तेल भी कहते हैं। फिर है पीनट, जो पीनट है फ्रेंड्स इसे मूंगफली कहते हैं। फिर है वेजिटेबल ऑयल जिसे वनस्पति तेल कहते हैं, एनिमल फैट और एल्गा ऑयल, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं आप सभी को क्वेश्चन का जो आंसर बताई हूँ उसे भी एक बार फिर से समझाना चाहूँगी कि ये जो पेट्रो फसल पूछा गया है ना, तो उसमें जैसा कि ऑप्शन दिया है गेहूँ वगैरह, तो जैसा कि मैं आप सभी को बताई जो गेहूँ है उसका भी यूज़ बायोफ्यूल जनरेट करने में किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स जो गेहूँ है उसकी खेती हम स्पेशली उसके लिए नहीं करते हैं। गेहूँ की खेती हम क्यों करते हैं, हमारे लिए मीन्स जो मानव समाज है उनके भोज्य पदार्थ के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो जट्रोफा है, इनमें से जो ऑप्शन है जट्रोफा, उसकी खेती केवल और केवल बायोडीजल्स वगैरह उत्पादन करने में किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसका आंसर क्या होगा, जट्रोफा। अब आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितने भी फीड स्टॉक मैं आप सभी को बताई हूँ इनका नाम ज़रूर याद रखिए। आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन तो आप सभी के स्क्रीन पर शो हुआ था जट्रोफा के बारे में। तो ऐसे ही अब जट्रोफा आपको नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि एक बार पूछ चुका है तो वही तो नहीं पूछेगा ना। तो जो बाकी मैं बताई हूँ ना आप सभी को उसे ज़रूर याद रखिए। दोनों ही फीड स्टॉक से याद रखिए, बायोडीजल के बारे में भी याद रखिए और इथेनॉल के बारे में भी याद रखिए, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन जट्रोफा से पूछा जा चुका है, अब आगे आप सभी को अगले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे मैं आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, जो कि क्या है, जैव ईंधन की जो पीढ़ियाँ है मीन्स जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल्स के बारे में बताने वाली हूँ। और इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिसे मैं आप सभी को पहले ही स्क्रीन पर शो कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो टॉपिक मैं अभी आप सभी को बताने वाली हूँ, जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल्स, जिसमें 4 जनरेशन हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा और अपने दिमाग में रखते जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को बताती हूँ बायोफ्यूल्स के चारों जनरेशन के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन से। किससे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट जनरेशन से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए हिंदी में भी इसके बारे में कुछ लेकर आई हूँ और साथ ही इंग्लिश में भी लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ मटेरियल्स ऐसा मिला जो इंग्लिश में था और वो भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो आप सभी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं, मैं जो भी इंग्लिश में बताऊंगी उसे मैं आप सभी के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, तो ये जो फर्स्ट जनरेशन के जो बायोफ्यूल्स है वो किससे बनाया जाते हैं फ्रेंड्स, गेहूं हो गया, तिलहन हो गया, चीनी, स्टार्च, गन्ना, चुकंदर और साथ ही जो मकई है, ठीक है, क्या मकई या फिर मक्का, उसका भी यूज किया जाता है फ्रेंड्स। और इसी प्रकार जो फूड ग्रेन्स है उनका यूज जो है फर्स्ट जनरेशन के जो बायोफ्यूल्स है उसको बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे क्या क्या बनाया जाता है, इथेनॉल बनाया जाता है, प्रोपेनॉल बनाया जाता है, ब्यूटेनॉल बनाया जाता है,
ये सभी बनाए जाते हैं। और कैसे बनाए जाते हैं? ये जितने भी बायोफ्यूल्स है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इन सभी का निर्माण जो है सूक्ष्म जीवों और एंजाइमों की क्रिया द्वारा, जो भी स्टार्च है या फिर जो भी शुगर है या फिर जिसे हम हिंदी में शर्करा कह सकते हैं, या फिर जो सेल्यूलोज है, इन सभी के किण्वन या फिर जिसे हम इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं, उसके द्वारा बनाया जाता है। और किण्वन को हम देसी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? सड़ाना। ठीक है, किण्वन को देसी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? सड़ाना। मीन्स ये जो पदार्थ है जिनका सब मैं नाम बताई, जैसे गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, है ना, इन सभी को सड़ा करके ये जो फ्यूल्स है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सभी को प्राप्त किया जा सकता है। और इसका अगर हम अच्छा नाम ले, वैज्ञानिक नाम ले, तो क्या कहते हैं? इसे फर्मेंटेशन या फिर किण्वन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को अभी बताई कि ये जो फर्स्ट जनरेशन का बायोफ्यूल है उसको बनाने में गेहूं का यूज़ किया जाता है, तिलहन का यूज़ किया जाता है, ऐसी जो फूड ग्रेन्स है उनका यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स एक्चुअली में आप सभी जानते हैं कि जो गेहूं है ना, और जो तिलहन वगैरह हैं, ये मानव के भोज्य पदार्थ के रूप में यूज़ होते हैं। किस रूप में यूज़ होते हैं? मानव के भोज्य पदार्थ के रूप में यूज़ होते हैं। और ख़ासकर गेहूँ तो बहुत ही मेजर फूड क्रॉप है, क्योंकि कुछ एरियाज जो है भारत में जहाँ पर गेहूं का जो आटा है उसका ही रोटी खाया जाता है। ठीक है, मीन्स उसे ही मेन भोज्य पदार्थ के रूप में लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? ये सभी फूड ग्रेन्स है जिसे मानव खाने के रूप में यूज़ करते हैं। तो अब आगे देखिए, इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो अभी मैं बताई इसी को ही मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट जनरेशन के जो बायोफ्यूल्स हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? डायरेक्टली फ्रॉम फूड क्रॉप्स। इंग्लिश में लिखा हुआ है डायरेक्टली फ्रॉम फूड क्रॉप्स। जैसे मैं क्या बताई, बायो इथेनॉल और बायोडीजल, ये सभी किससे जनरेट किया जा रहा है? डायरेक्टली फ्रॉम फूड क्रॉप्स। ठीक है, अब देखिए इससे क्या होगा? दे हैव बीन ब्लेम्ड फॉर ग्लोबल इंक्रीज इन फूड प्राइस। इससे क्या हो सकता है फ्रेंड? जो भी फूड है उनके प्राइस में बहुत ही वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, मीन्स मूल्य में वृद्धि हो सकता है। और आगे क्या हो सकता है? आर ब्लेम्ड फॉर इंडेंजरिंग फूड सिक्योरिटी। और इससे जो फूड सिक्योरिटी है, मीन्स खाने की जो आपूर्ति है, उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वैसे भी हमारे देश की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है और भूखमरी से हर रोज बहुत सारे व्यक्ति इंडिया में वैसे भी मर जाते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम फूड ग्रेन्स का, मीन्स जो मानव के भोज्य पदार्थ है, उसका यूज अगर बायोफ्यूल्स बनाने में करेंगे तो इससे हमारे फूड सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है फ्रेंड्स। और साथ ही इसका एक और डिफेक्ट ये है कि अभी तक ये फुल प्रूफ नहीं हुआ है कि जीएसजी मीन्स ग्रीन हाउस गैसेस। क्या? ग्रीन हाउस गैसेस मीन्स ग्रीन हाउस गैसेस इन लोग प्रोड्यूस करते हैं, है ना, उसमें कमी आई है कि नहीं आई है, इसका अभी भी फुल प्रूफ नहीं है। मीन्स अभी भी ये डिबेटेबल है, अभी ये भी ये विवादास्पद है। ठीक है, लास्ट वाले रो में यही लिखा हुआ है, देयर एक्चुअल बेनिफिट इन रिडक्शन ऑफ जीएसजी इज आल्सो कंसिडर्ड एज डिबेटेबल। मीन्स अभी भी ये जो फर्स्ट जनरेशन के बायोफ्यूल्स है ना, जिसका जनरेशन जो है गेहूं वगैरह से किया जाता है, मीन्स जितना भी नाम बताई हूँ उन सभी से किया जाता है, उससे जीएसजी का जो रिडक्शन है, मीन्स जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है उनके उत्सर्जन में कमी हो रही है कि नहीं, अभी भी ये विवाद का विषय है। मीन्स अभी भी इसमें विवाद हो ही रहा है। इसलिए ये जो फर्स्ट जनरेशन का बायोफ्यूल है वो हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो आप सभी के लिए याद रखने वाली कौन से दो बातें हैं? आप दो बातें ये जरूर याद रखिए कि जो प्रथम पीढ़ी के जो भी बायोफ्यूल्स थे वो किससे जनरेट किया जा रहा था? फूड क्रॉप्स से। फूड क्रॉप्स मीन्स जो भोज्य फसलें हैं, मानव जीवन के लिए जो उपयोगी पदार्थ है जिनको हम खाने के लिए यूज करते हैं, ऐसे फसलों से ये उत्पादित किया जा रहा था। ठीक है, और देखिए सेकंड क्या याद रखेंगे आप सभी? सेकंड ये याद रखिए कि ये जो प्रथम जनरेशन का बायोफ्यूल्स था, ये इनसे जो भी गैसेस प्रोड्यूस होता है ना, तो उसमें जीएसजी जो गैसेस है उसमें कमी आई है कि नहीं, अभी तक ये विवादास्पद है। इसलिए क्या किया गया, इसको छोड़कर हम सेकेंड जनरेशन में गए। कहाँ गए? सेकेंड जनरेशन में गए। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स कि सेकेंड जनरेशन क्या है। तो फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि फर्स्ट जनरेशन क्या है और इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स सेकेंड जनरेशन का बायोफ्यूल्स। ठीक है, तो देखिए इससे क्या क्वेश्चन आया हुआ है आप सभी के एग्जाम में। स्क्रीन में देखिए, दूसरी पीढ़ी के जो जैव ईंधन है वो किससे बनाए जाते हैं? मीन्स दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन बनाए जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है।
और ऑप्शन दिया हुआ है तेलीय फसलों से, सुगरी फसलों से, वनस्पति तेलों से, अखाद्य लिग्नोसेल्यूलोसिक पदार्थों से। क्या? अखाद्य लिग्नोसेल्यूलोसिक पदार्थों से, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है। और इंग्लिश में देखिए ऑयल क्रॉप्स दिया है, शुगर क्रॉप्स दिया है, वेजिटेबल ऑयल से दिया हुआ है, नॉन फ्रूट लिग्नोसेल्यूलोसिक मटेरियल्स। ठीक है। तो देखिए अब आप सभी को इसका आंसर तुरंत ही पता चल जाएगा। वैसे आंसर आप सभी के स्क्रीन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लगा ही हुआ है डी है करके, लेकिन ये कैसे आप सभी को अभी समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर जो है अखाद्य लिग्नोसेल्यूलोसिक पदार्थ कैसे है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि जो फर्स्ट जनरेशन का जो भी बायोफ्यूल्स था वो किससे बनाया जा रहा था? फूड क्रॉप्स से बनाया जा रहा था। ठीक है। तो इस समस्या से निपटने के लिए, क्योंकि अगर हम फूड क्रॉप्स से बायोफ्यूल बनाएंगे तो हम खाएंगे क्या, है ना? सही बात है ना कि हम खाएंगे क्या। तो इसी से निपटने के लिए क्या किया गया, जो सेकेंड जनरेशन का जो बायोफ्यूल है इसके बारे में विचार किया गया। क्या किया गया? सेकेंड जनरेशन का जो बायोफ्यूल है उसके बारे में विचार किया गया। तो देखिए आगे कि आखिर हमने किया क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, जो दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन है इसे दो और नामों से जाना जाता है। जैतून हरा। क्या? जैतून हरा या सेलुलोसिक इथेनॉल। किस नाम से जाना जाता है? जैतून हरा भी बोलते हैं इसे, और सेलुलोसिक इथेनॉल भी ईंधन कहा जाता है। ठीक है। और ये मुख्य रूप से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी के लिए कि ये जो सेकेंड जनरेशन का बायोफ्यूल है ये मुख्य रूप से सहायक या गैर खाद्य, क्या? मुख्य रूप से सहायक या गैर खाद्य, और इसे हम अखाद्य भी कह सकते हैं, फीड स्टॉक से प्राप्त किया जाता है। तो यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम फूड क्रॉप्स का यूज कर रहे थे, मीन्स जो खाद्य पदार्थ है अगर हम उनका यूज करेंगे तो हमारे फूड सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। इसलिए सेकेंड जनरेशन का जो बायोफ्यूल है उसका आविष्कार किया गया, और इसके अंतर्गत जो भी अपशिष्ट वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल मीन्स वेजिटेबल्स ऑयल्स है, ठीक है, जो वन अवशेष है मीन्स फॉरेस्ट में जो भी अवशेष मिलता है, वो उद्योग के जो अवशेष है, जैसे अगर हम चीनी उद्योग में जाएंगे तो वहाँ पे गन्ना का अवशेष मिलेगा। ठीक है। और ऐसे जो स्थायी बायोमास है ना, उसका यूज हमने दूसरी पीढ़ी के जो बायोफ्यूल्स है उसका जनरेशन करने में करे। ठीक है। मीन्स किया गया किसके रूप में? प्राथमिक फीड स्टॉक के रूप में। मीन्स हमने पहली प्राइमरिटी ये जो भी अपशिष्ट है, वनस्पति तेल, वन अवशेष, उद्योग अवशेष, इन सभी को दी, जो कि हमारे लिए खाने में यूज नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यही इसकी विशेषता है सेकेंड जनरेशन का, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन बनाए जाते हैं मीन्स किससे बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या है? अखाद्य लिग्नोसेल्यूलोसिक पदार्थों से। तो पहले मैं आप सभी को बता दी हूँ कि सेकेंड जनरेशन का जो बायोफ्यूल्स है उसको क्या कहा जाता है? सेलुलोसिक इथेनॉल। ठीक है। क्या कहा जाता है? सेलुलोसिक इथेनॉल। तो इससे भी आप सभी दिमाग लगा सकते हैं अपने एग्जाम में, और साथ ही इसे जैतून हरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी के लिए मैं जितना बताई हूँ इसे जरूर याद रखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं फ्रेंड थर्ड जनरेशन। क्या देखते हैं? थर्ड जनरेशन या फिर तीसरी पीढ़ी। तो तीसरी पीढ़ी का जो जैव ईंधन है फ्रेंड्स, इसे सवाल ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये जो थर्ड जनरेशन का जैव ईंधन है वो किससे बनाया जाता है? शैवाल से बनाया जाता है। तो ये हो गया ना आप सभी के लिए एक और क्वेश्चन। अब आपसे पूछा जाएगा कि तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन किससे बनाए जाते हैं? तो किससे बनाया जाता है? शैवाल से बनाया जाता है। तो अपने दिमाग में अभी से ही छाप लीजिए फ्रेंड्स कि जो थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल्स है वो किससे बनाया जाता है? शैवाल से बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। ये जो शैवाल है उसके उच्च उपज के साथ शैवाल जो जैव ईंधन है गैसोलीन, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल जैसे सभी प्रकार के जैव ईंधन के उत्पादन किया जा सकता है। और साथ ही ये जो थर्ड जनरेशन का जो भी बायोफ्यूल्स है वो सेकेंड जनरेशन से 10 गुना अधिक अच्छा होता है। ठीक है, 10 गुना अधिक अच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी याद रखिए। साथ ही जो शैवाल है ना, इससे बायोडीजल भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बायोडीजल भी बनाया जाता है, जिसे मैं आप सभी को फीड स्टॉक्स में बता चुकी हूँ। अब देखते हैं फ्रेंड्स आप सभी के लिए फोर्थ जनरेशन का जो बायोफ्यूल है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा कि नाम ही क्या है, फोर्थ जनरेशन मीन्स ये सबसे लास्ट जनरेशन है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो भी टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी वो हाई लेवल का यूज होता है। क्या होता है? हाई लेवल का बायोटेक्नोलॉजी इसमें यूज किया जाता है। और इस पीढ़ी में जो भी जैव ईंधन है उसके लिए फीड स्टॉक के रूप में किसका यूज किया जाता है? जैव ईंधन वाले जितने भी पौधे हैं, पेड़ है, शैवाल है ना, इन सभी का यूज कार्बन कैप्चर मशीन के रूप में किया जाता है।
ठीक है। क्या किया जाता है, कार्बन कैप्चर मशीन के रूप में किया जाता है। मीन्स क्या करते हैं, ये जो भी पेड़ पौधे हैं जैव ईंधन वाले, वो अपने अलग अलग हिस्सों में, पत्तियों में, शाखाओं में, सभी में कार्बन को बंद कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये जो कार्बन है उसका यूज किया जाता है बायोफ्यूल्स के जनरेशन में। ठीक है। क्या ये जो कार्बन है उसका यूज किया जाता है बायोफ्यूल्स के जनरेशन में। तो ये सबसे हाई लेवल का जनरेशन है फ्रेंड्स, इसलिए आप सभी को याद रखना बहुत ही आवश्यक है। और देखिए, ये जो बायोफ्यूल्स है एक्चुअली में इसका हमारा लक्ष्य क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, बायोफ्यूल्स का लक्ष्य ये होता है कि हम एनर्जी तो प्रोड्यूस करें ही, ठीक है, क्या एनर्जी तो प्रोड्यूस करें ही, लेकिन साथ ही जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसका जो एकदम ज्यादा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है ना, अगर हम देखें उद्योगों वगैरह में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको स्टोर करना और उसका यूज भी किसके रूप में करना, फ्यूल्स के रूप में, है ना। ये हमारा लक्ष्य है मेनली। तो ये जो लक्ष्य है उसको अब किस में यूज कर रहे हैं, हम फोर्थ जनरेशन में यूज कर रहे हैं। तो फोर्थ जनरेशन में क्या यूज किया जा रहा है, ऐसे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं जो अपने पत्ते शाखाओं वगैरह में क्या करते हैं, कार्बन को कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करना मीन्स पकड़ना, क्या कैप्चर करना मीन्स कार्बन पकड़ना, मीन्स कार्बन को अपने पत्तियों में, शाखाओं में बंद कर लेते हैं और उसका यूज किस में करते हैं फ्रेंड्स, मीन्स जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फ्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। और कौन सा मेथड से करते हैं, जो सेकंड जनरेशन का फ्यूल है उसमें जो भी प्रोसेस यूज किया जाता है उसी प्रोसेस से ये जो कार्बन कैप्चर किया जाता है उसको कन्वर्ट किया जाता है बायोफ्यूल्स में। तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए चारों जनरेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और मुझे पूरा यकीन है कि इससे संबंधित क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स। और साथ ही मैं आप सभी को सवाल के बारे में, मीन्स जो भी सवाल के बारे में मैं आप सभी को बताई हूँ थर्ड जनरेशन में यूज होता है, इसके बारे में कुछ और डिटेल्स मैं आप सभी को अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। जिसमें मैं आप सभी को एटॉमिक एनर्जी के बारे में स्टार्ट करूंगी, तो इसमें सामने थोड़ा सा बता दूंगी क्योंकि वो भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज मैं आप सभी को इतना ही बता रही हूँ। आप सभी आज मैं जितना बताई हूँ उतने सारे फैक्ट्स जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और जो भी नए बच्चे हैं, नए व्यूवर्स हैं, वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप अपने एग्जाम की तैयारी मेरे साथ बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।